नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ रेड के बाद आज दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई, आईटी को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का एक बार फिर से आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने बेवजह झूठे आरोपों में जांच एजेंसियों पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए। शराब, कोयला और धान घोटाले के साथ ही महादेव ऐप के घोटाले को लेकर कहा कि अब तक जांच में कुछ मिल नहीं रहा। जितने बड़े दावे किए गए थे उससे कहीं कमतर चालान पेश किए जा रहे हैं। मतलब बोला जा रहा था कि इतने 100 करोड़ का है और महज चंद करोड़ का चालान पेश किया जाता है रिकवरी के तौर पर। फिर भी छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर तो हर हाल में कार्रवाई होगी। तो ईडी ने साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की है और ऐसे में अगर आपको राहत नहीं मिल रही कोर्ट से भी तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, ये बीजेपी का कहना है। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में जानबूझकर कांग्रेस की छवि पर, बघेल सरकार की छवि पर पहुंचाया जा रहा है आघात, या सिर्फ चुनावी तौर पर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जिसमें जनता की गाड़ी कमाई फंसी हुई है। इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या कहा है सीएम बघेल ने दिल्ली में आकर। कल आपको याद दिला दें, उनका बर्थडे था और वहां पर उनके कुछ करीबी लोगों पर, अधिकारियों पर छापे पड़े थे और उसके बाद आज वो पहुंचे दिल्ली। क्या कहा सीएम बघेल ने, सुनिए। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बनाकर रखते हैं। ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। उधर बीजेपी ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व सामने आया। संबित पात्रा ने क्या कहा है इन पूरे आरोपों को लेकर, केंद्र के द्वारा ईडी के बेजा इस्तेमाल को लेकर, सुनिए। इस चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है एएसआई चंद्रभूषण वर्मा कि चंद्रभूषण वर्मा जो एएसआई है, पुलिस का एक अधिकारी है, 65 करोड़ रुपए का लेन देन वो खुद स्वीकार करता है और वो स्वीकार करते हुए रवि उप्पल जी का नाम लेता है। कौन है ये रवि उप्पल? और बाकी जिनका नाम लेता है विनोद शर्मा। कौन है ये विनोद शर्मा? ये मुख्यमंत्री के खुद के लोग। जब उनका नाम चार्जशीट में आता है और खुद ये कन्फेशन स्टेटमेंट में लिया गया है तो आपको क्या लगता है इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? केवल इतना ही नहीं, कोयला घोटाला लगभग 540 करोड़ रुपए का, उसमें उप सचिव सौम्या चौरसिया का क्या रोल था? क्या आज सौम्या चौरसिया, जिसके घर से नोटों के बंडल निकले थे और नोटों के बंडल को आप सभी बंधुओं ने दिखाया था टीवी में भी, क्या जब घर से नोटों के बंडल निकलेंगे तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं? तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज आपके सवाल दिखा देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़े बड़े सवाल हैं और ये वो सवाल भी है जो देश की सियासत को कहीं ना कहीं छूते हैं। बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा वार ईडी, सीबीआई के जरिए हो रहा है। यहाँ पर गड़बड़, छोटे से छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा छापे। कांग्रेस ने पूछा एक तरफा सवाल क्यों, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? बीजेपी लगातार इसको लेकर के कह रही है कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी, सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। करप्शन पर वार या मिशन का है? मिशन है इलेक्शन। क्या ये चुनावी वजह से हो रहा है जैसा कि सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस कह रही है, या करप्शन इसके पीछे बड़ी वजह है? 3 हमारे खास पत्रकार जुड़ गए मेरे साथ। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। बहुत स्वागत करता हूं नितिन जी आपका इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता, विधायक रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी,
स्वागत है सर आपका। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे साहब को आमंत्रित किया है। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। चलिए मैं आता हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी देखिए, बीजेपी के पास अपने तर्क हैं, हालांकि आरोप आप लोग लगातार लगा रहे हैं और 2020 से लेकर अभी तक की घटनाएं, 200 से ज्यादा छापे, तमाम बातें बताई। अपने दर्शकों को मैं यहाँ एक तथ्य बताना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सरकार में उनके 10 साल के कार्यकाल में कुल 112 बड़े छापे पड़े थे। 200 से ज्यादा छापे तो छत्तीसगढ़ में ही पड़ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा होराइजन जो है इसका बढ़ गया है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि करप्शन ज्यादा हो रहा है भंसाली जी, अगर ज्यादा छापे पड़ रहे हैं? और दूसरा यही मेरा सवाल है, एक सवाल ये भी है कि साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि अगर ईडी, आईटी, सीबीआई किसी की कार्रवाई में आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो आपको कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिलता? ये दो बड़े गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, कोर्ट से रिलीफ मिलेगा भी, और ये जो कार्रवाइयां हो रही है इनको इस कार्रवाइयों पे भूखी खानी भी पड़ेगी, उसके लिए भी ये तैयार रहे। आप देखिए अभिलाष जी कि क्या टाइमिंग है इनकी हर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो जब कोई मूवमेंट कांग्रेस का संगठन का कोई काम शुरू होता है तब ईडी के छापे पड़ते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन होता है तब ईडी के छापे पड़ते हैं उसको प्रभावित करने के लिए। अब कुछ नहीं बचा। तो कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, तो चुन चुनकर उनके आसपास के लोगों को, उनके राजनीतिक सलाहकार पर, उनके ओएसडी पर, उनके पीए पर, ऐसे लोगों पर छापे मारे गए। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। घर से जो रसीदें, जो पावतियां थी, जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी, अभिलाष जी आपके घर में भी होगी, भाभी जी की होगी, आपकी होंगी, सभी के घर में होती है, दवाई का उसमें भी मिलती है, लोग खरीदते भी हैं, तो वो उसकी रसीदें तक दे रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने जब्त किया। इसके पहले के आपको यदि मैं वो बता दूं इनके द्वारा की गई कार्रवाइयां, तो 2005 और 2010 में जिन लोगों ने जो संपत्तियां खरीदी थी उसको बोल दिया कि 2020 के मनी लॉन्ड्रिंग में आपने ये घोटाले किए 2020 में, और ये संपत्तियां खरीदी, जबकि वो संपत्तियां खरीदी गई पहले है। तो इनकी कार्रवाइयां ही पूरी समझ से परे, कभी किसी को गिरफ्तार करते, कभी नहीं करते, कभी किसी का नाम चार्जशीट में रहता है, कभी आरोपी बनाते, कभी रेड करते, कोई चीज भी ठिकाने पर नहीं है। और एक साफ प्रतीत होता है कि सरकारों को गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को परेशान करने के लिए, अस्थिर करने के लिए और सरकारों को गिराने के लिए ये इन एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। अजित पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिश्व शर्मा, कई ऐसे उदाहरण है जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के लंबे चौड़े केस चल रहे थे। 4-5 दिन पहले ही अजित पवार और छगन भुजबल के खिलाफ मोदी और शाह के स्टेटमेंट थे, ये भ्रष्टाचारी है, ये है, इनको जेल भेजा जाएगा, इनके ऊपर ईडी के केस भी रजिस्टर्ड है। 2 व्यक्ति तो इसमें जेल भी होकर आए हैं, जमानत पर है, कैसे वो बरी हो गए? सारे केसों से छूट गए, मंत्री बन गए, इनकी सरकार में आ गए। और वही मोदी जी एक फोटो में देख रहा था, अजित पवार की पीठ ठोक रहे थे और अमित शाह कहते बड़ी देर कर दी आने में। तो ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती है कि ये केंद्रीय एजेंसियों का लगातार छत्तीसगढ़ में दुरुपयोग हो रहा है। मैंने तो इसके पहले डिबेट में भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ये इनका उपयोग अपने जमाइयों का सरकारों को बनाने गिराने से कर रहे हैं। पर एक खेल बहुत ज्यादा दिन का अब चलने वाला नहीं है। ठीक है सर। कोर्ट से देखिएगा, हम न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे अब, क्योंकि सिस्टम से लड़ना मुझे नहीं लगता इनसे संभव है, क्योंकि ये बहुत ही निचले स्तर पर आकर। ठीक है सर, रजनीश जी के पास आना चाहूंगा। ठीक है रजनीश जी, देखिए आप जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर दलील भी दी जा रही है। मैं देख रहा था संबित पात्रा जी कह रहे थे कि ये तमाम साक्ष्य मिले हैं और इसलिए हमने कार्रवाई की है। अच्छी बात है। 2 चीजों को लेकर, टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है बार बार कि जब अधिवेशन होता है तो अधिवेशन से जुड़े कोषाध्यक्ष वगैरह जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उन पर कार्रवाई हो जाती है, ईडी आईटी की रेड पड़ती है, और अभी भी जन्मदिन के दिन किया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है रजनीश जी, ये आरोप सिर्फ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार लगा रही होती तो हमको लगता है कि ठीक है, यही आरोप पंजाब की सरकार लगाती है, यही आरोप बंगाल की सरकार लगाती है, यही आरोप गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें आरोप लगाती हैं कि आप या केंद्र सरकार या बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे लोग ही झूठे हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि देश में सिर्फ इन्हीं राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बड़ा सवाल है जिसको बीजेपी को क्लियर करना चाहिए। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसके टाइमिंग पर आपने बात कहा, तो मैं शुरुआत करता हूं जब सरकार 2018 में बनी, उसके बाद जनवरी फरवरी में सिर्फ 2 महीने के बाद
ये सरकार पहला काम करती है कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन करती है। उस समय न आईटी आया था न ईडी आया था। क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप आते साथ सरकार में सीबीआई को बैन करते हैं? आप 10 साल सरकार में रहे, उधर पीछे नहीं जाता, 4 से 14 तक सरकार में रहे, थोड़ा सा एक बार झांक तो लीजिए कि 4 से 14 तक कहाँ कहाँ सीबीआई का रेड करवाया, सीबीआई से लोगों को प्रताड़ित किया। वो डर इनको सता रहा था कि हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए पहले इन्होंने सीबीआई को बैन किया। और उसके बाद जब ये बार बार बात बोलते हैं, आईटी का रेड हुआ, आईटी के रेड में जो आईटी विभाग का जो ये जारी हुआ था उनके द्वारा, उसमें आप जाके देखिए कि उनका प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखा है, और आज तक कोई उसको खंडन नहीं किए। ईडी ने जब कार्रवाइयां शुरू की तो ईडी में क्या क्या मिल रहे हैं, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, 500 करोड़ की बात करते हैं, 150 करोड़ मिलता है, तो मतलब 150 करोड़ मिलता है, वो कम लग रहा है 150 करोड़ का घोटाला। और जितना चाहे वो शराब की बात हो, चाहे कोल की बात हो, चाहे चावल की बात हो, अरे महादेव वेब के ऊपर अभी जो एक्शन हो रहा है, ये सब में आने वाले समय में बड़े बड़े और खुलासे होंगे। आप 4-4.5 साल से छत्तीसगढ़ के परसेप्शन सुनिए कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े बड़े पैसे, कहा जाता था कि जो प्रशासनिक पोस्ट है उसको भी बेच दिया गया। राइस मिलरों से वसूली, क्या राइस मिलर नहीं बताते होंगे, चर्चा करते होंगे? ठीक है, रेट में जी मैं उसमें आ रहा हूँ, 10 सेकंड। तो जितना है 4 साल से जो आम जनता में चर्चा है कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो इन चीजों पर यदि कार्रवाई हो रही है और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो सरकार को उसको स्वागत करके सपोर्ट करना चाहिए। अब ये उनके करीबी लोग हैं, आप बताइए, शराब में नकली होलोग्राम लग जाता है, नकली शराब बिक जाती है, नंबर 2 की शराब बिक जाती है, ये संभव है सरकार की जानकारी के बिना इतना अधिकारी लोग कर सकते हैं? लेकिन मेरा सवाल रजनीश जी है कि सारे लोग यही आरोप लगा रहे हैं और ये सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ हो रहा है। ये आपको लगता है कि ये सभी लोग सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं? और मेरा एक और इसी के साथ महत्वपूर्ण अगला भाग था, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या करप्शन देश में सिर्फ और सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है? देखिए अभिलाष जी, आपने कहा झारखंड में ईडी सीबीआई आईटी रेड कर रही है, एक अधिकारी के घर से 28 करोड़ रुपया मिलता है ऑन कैमरा ऑन ये। पश्चिम बंगाल में मंत्री के करीबी के 3-3, 4-4 के घर में ट्रक से पैसा ले जा रहे हैं। आप जिन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं वहां जाके हम आप लोग के माध्यम से हमको पता लगा है कि इतनी बड़ी बड़ी एक सामान्य अधिकारी सब बड़े होते हैं यदि उस चीज देखें, लेकिन उनका तनख्वाह और इसको देखें 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति, ठीक है, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये सब झूठे आरोप हैं? और भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार है जहां पर कांग्रेस या अन्य दल है, क्या उनको शिकायत नहीं है? वो भी आरोप को बताएं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, शिकायत करें। ठीक है सर, और उसमें भी कार्रवाई हुई है। ठीक है रजनीश, बिल्कुल कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के पास आना चाहूंगा। अनिरुद्ध दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी सीबीआई आईटी इनकी कार्रवाई चली है, क्या आपको लगता है कि पब्लिक के अंदर, देखिए हकीकत क्या जांच के बाद पता चलेगा, वो कोर्ट तय करेगा कौन सही है कौन गलत, लेकिन पब्लिक के अंदर छत्तीसगढ़ की क्या इमेज जा रही है? क्या बीजेपी जो बता रही है कि करप्ट गवर्नमेंट है वो इमेज बन रही है, या जो कांग्रेस कह रही है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? पब्लिक के अंदर किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या संदेश जा रहा है? देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने 23 साल हुए हैं और हर दौर को छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है जी, और ऐसा निशाने पे लिया जाना कोई आज नई बात नहीं है। जोगी जी के शासनकाल में भी शुरू हो गया था, 3 साल जोगी जी का राज रहा, तो उसमें जो है उस समय भवन निर्माण और ये सब चीजों पे बहुत पैनी नजर रहती थी। कई कंस्ट्रक्शन जो थे उसको गिराए गए, वो अपनी तरह की जो है स्टेट लेवल की जांच एजेंसियों के थ्रू था। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल की बात करें, 15 साल का उनका शासनकाल था, लेकिन जो पिछले शासनकाल को देखें तो उसमें जो है मतलब बहुत तेजी से जो है लोगों को निशाने पे साधे जाने की जो बात दिखाई देती थी। तो आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो स्टेट की जांच एजेंसी जो है भूमि संबंधित मामलों में उनको घेरे में ली थी
और ये हो स्थिति भी आई थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अपने पूरे परिवार के साथ उस जांच एजेंसी के दफ्तर में जाकर बैठना पड़ा था। तो पूरी उसकी जबरदस्त हलचल पैदा हुई थी छत्तीसगढ़ में। ये भी एक दौर रहा। अब ये जो यहाँ पे जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो अब जो है आईटी और ईडी का दौर जो है देखने में आ रहा है, और निश्चित रूप से जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। तो सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसके ठीक 1-2 दिन पहले जो है ईडी का यहाँ पे जो है दौरा हुआ। फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी के बेहद करीबी रहे गिरीश देवंगन जी और अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल जी, उनसे पूछताछ हुई। तो ऐसे घटनाक्रम जो है निरंतर चलते रहे। मैं किसी एक शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले भी शासनकाल का हवाला मैंने दिया। और दूसरी बात देखिए क्या है कि बात यह है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल थोड़ा सा समग्र रूप से मैं जानने की कोशिश करूंगा और संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा मैं। इंदिरा जी के शासनकाल में भी जांच एजेंसी जो है अपने तरह से काम की थी, और यही था कि मीसा कानून के तहत जो है बहुत सारे लोग जो है उस समय जेल में ठूस दिए गए थे। तो जनता पार्टी का शासनकाल आया तो उसमें भी कुछ फिर जांच एजेंसी का ऐसा इस्तेमाल हुआ कि इंदिरा जी जेल भेजी गई। वो एक दो बहुत बड़े उदाहरण है। आपने जो पंजाब और दूसरे स्टेट का हवाला दिया, तो मैं एक स्टेट का यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा जो काफी साल हो गए लेकिन वो आज भी मेरी जेहन में घूमता है। तमिलनाडु की बात करूंगा मैं। पहले करुणानिधि जी का राज्य था, फिर जयललिता जी का राज्य आया। तो जयललिता जी ने जांच एजेंसी का ऐसा इस्तेमाल किया था कि करुणानिधि जी अपने आवास में रात को सो रहे थे तो उनके बेडरूम में जाकर सोती हुई हालत में उनको उठाकर ले जाया गया था। तो चाहे वो केंद्र की जांच एजेंसी हो चाहे प्रदेश की जांच एजेंसी हो, ऐसे ऐसे उदाहरण और ऐसे ऐसे स्वरूप आते रहे। तो ठीक है, हाँ, जिस तरह चर्चाओं का दौर कभी पहले और जो है हुआ करता था, तो उस तरीके से ईडी और आईटी की चर्चा बरोबर यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मैं आता हूँ नितिन भंसाली जी। नितिन भंसाली जी, देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स पर तो अभी हम नहीं कह सकते, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और बीजेपी कुछ भी कह सकती है, लेकिन हाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया नैतिकता का। उन्होंने, सीएम ने आज कहा है कि भाई रात को 11 बजे के 10-11 के बाद आमतौर पर पूछताछ नहीं करती हैं जांच एजेंसियां, पर अब ये शगल बन गया है। आप सीसीटीवी उठा करके देख लीजिए, वो इतना तक दावा कर रहे हैं कि शुरुआत पूछताछ की हो ही रही रात को 11 के बाद, यानी कि लोगों को टॉर्चर करने के लिए, लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बेतहाशा अधिकार दे दिए गए हैं इन जांच एजेंसियों को जिनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही, और कोर्ट को इंटरवीन करने की उन्होंने अपील की है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये लड़ाई अब न्यायालय में ही होगी, कोर्ट में ही होगी ये लड़ाई। ये देखिए आप, ये बिल्कुल जांच एजेंसियों का जो दायरा होता है सर्चिंग का, उस सूर्यास्त के बाद लगभग 6:30-7 बजे के बाद वो उस जगह पर, जिस जगह पर रेड हुई है वहां पर वो सर्चिंग नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, सारे नियमों को दरकिनार करके यहाँ पर जो है जांच एजेंसियां अपने उनको जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। अब किसके निर्दिष्ट कर रही है ये तो जग जाहिर है। संबित पात्रा जी की बाइट सुन रहा था आपके टीवी चैनल में, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से फिट नहीं किया उनको शायद ठीक से जानकारी नहीं है। बोल रहे थे नोटों के बंडल मिले, मुझे बताओ भाई किसके घर से नोटों के बंडल मिले, कितना कैश मिला, क्या मिला, कोई जानकारी नहीं है। आरोप लगा दिया 450 करोड़ का टोल स्कैम हुआ। अभी मैंने कहा कि संपत्ति अटैच होती है 125-150 करोड़ की, तो ये बोलते हैं कि ये मान रहे हैं। हम मान नहीं रहे भाई, ये संपत्तियां वो है जिन लोगों की है, जिनके परिवारों के, जिनके पूर्वजों ने जो कई सालों पहले खरीदी थी, उन संपत्तियों को अटैच करके ये बता रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। ये तो देखिए न्यायालय में साबित होगा, और न्यायालय की लड़ाई भी हम जीतेंगे भी। और जिन लोगों ने ये, जिनके निर्देश पर ये जो कार्रवाइयां हुई है, उस पर बिल्कुल जो है वो सवाल जवाब भी होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के बर्थडे की गिफ्ट दी भाई, जन्मदिन का दिन चॉइस किया, तो ये रिटर्न गिफ्ट जो प्रदेश की जनता जो नवंबर में विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को देगी, ये उसके लिए भी तैयार है कि कोर्ट की चोट से जो ये 13 बचे हैं ना, मैं बताता हूँ दहाई पार नहीं करेंगे। और अपनी इन हरकतों की वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव से भी देश की सत्ता से बेदखल होंगे, इसमें कोई नहीं हो सकता। रजनीश जी, कहा है देखिए बघेल साहब ने कि 15 से 13 बचे हैं, और अगर ये जितनी रेट डालेंगे 200 से ज्यादा रेट तो इतने छोटे से हमारे स्टेट में डाल दी, उतने इनके मार्क कम होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक जो गंभीर उन्होंने आरोप लगाया कि रात को पूछताछ हो रही है, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, रात भर बैठा करके घर में पहुंचकर बंधक जैसे बना ले रहे हैं, वो तो यहां तक का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप?
देखिए अभिलाष जी, जो आपने कहा कि रात को रेड हो रही है, ये अपना थोड़ा हरकत याद रखें, क्या क्या किए थे। देश के एक प्रदेश के गृह मंत्री के साथ क्या क्या किया गया था और बाद में कोर्ट से क्या फैसला है। अपने किए पुराने कुछ करतूतों को, पापों को याद कर ले कि देश में इन्होंने, प्रदेशों में क्या क्या इन्होंने काम नहीं किया है। और आप लोग बदला ले रहे हैं क्या? बदला नहीं ले रहे हैं आप लोग। अभी मैं बदला ले रहे हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, आप लोग बदला ले रहे हैं। बदला ही नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं। सुन लो, विश्वास अभी आपने कहा, अभी लाल जी इन्होंने कहा कि हमारे 10 साल 20 साल 40 साल पहले पूर्वजों की संपत्ति है, उसको अटैच की जा रही है। जिन जिन लोगों की संपत्ति जो जो अटैच हुई है जी, उसका एविडेंस तो कभी एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखो कि हमारा ये जमीन अटैच किया गया है, ये दादाजी ने लिया था, ये परदादा ने लिया था, हमने इस समय लिया। कर चुके हैं मौखिक रूप सब उसको रखिए। अरे कॉन्फ्रेंस में ली थी रजनीश भाई, आप बोले कि मैं आपको भेज दूंगा। अरे मेरे को मत भेजो, दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ। दिखा भी देंगे, कोर्ट संपत्ति अटैच की है, चिंता मत करिए। ये की है। और जो दूसरी बात अभिलाष जी आपने पूछा कि हमारे नितिन भाई भी बड़े दम्भ में से दे है। अब जब सरकार दम्भ में रहती है तो कार्यकर्ता भी दम्भ में रहते हैं। ये जो दम्भ है ना कि 13 से 10 में आ जाओगे, नवंबर में तैयारी कर लो, गाजे बाजे के साथ विदाई होने जा रही है। जो करना है बाजे के साथ तो आप लोगों की विदाई मूड बना चुकी है। ये जो दम्भ और अहंकार है, ये 24 में अहंकार है। अच्छा रजनीश जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ, एक मिनट नितिन जी, एक मिनट, मैं बघेल साहब का रजनीश जी से एक सवाल मुझे याद आ गया। बघेल साहब ने आज ये कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस टाइम पर रेड पड़ेंगी, रेड पड़ी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ये सारी जांच एजेंसी आकर के यहाँ डेरा डाल देंगी, डेरा डाल दिया। और अब वो कह रहे हैं कि अभी रुकिए, अभी आईटी आने वाली है 150-200 लोगों के साथ, और वो घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमने वाले हैं। तो आपके यहाँ कोई खबरी है क्या? बघेल साहब का जो जो कह देते हैं वैसा वैसा आप कर लेते हैं, या आपको लगता है कि सीएम साहब ने कह दिया तो अब छापा मारना ही पड़ेगा? देखिए नितिन भाई भी जान रहे हैं कि ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना, हाँ, हमारे कांग्रेस के लोग ही ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उनके करीबी उनको मालूम है। और ये हो रहा है, जब 200 की टीम आईटी की आ रही है, ईडी की टीम आ रही है ना, ये 4 साल में इन्होंने इतना सुंदर परसेप्शन बना के रखा है, हर जगह घोटाले घोटाले घोटाले। तो उस समय तो आएगी ही ना अभिलाष जी। हाँ। और इलावा पेपर में चिट फंड घोटाले में लाल घोटाले में 200 लोगों की टीम इस समय आएगा। वो तो ये भी बताइए, मैंने कहा कि सीबीआई को क्यों इन्होंने बैन किया, क्या इनकी मंशा थी? बहुत से राज्यों में चले, इसमें भी बैन कर दें और रात दिन लूटाई में लग जाए, जो आओ लूटो लूटो लूटो। तो ये जो हुआ है ना, जन जन के लोग जान गए हैं और लुटाए भी हैं लोग। ठीक है सर, लुटाए भी हैं लोग। मैं अनिरुद्ध दुबे जी के पास आता हूँ। आप लोग लुट गए हैं। ठीक है, मैं दुबे जी के पास आना चाहता हूँ। दुबे जी, मेरा जो पिछला सवाल था मैं उसी को थोड़ा और क्लियर करता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये तमाम चीजें अगर ये हो रही हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता में क्या इमेज जा रही है? मैं सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ सर, मैं चाहता हूँ आप इस बारे में बताएं, किस बीजेपी को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोच रही है कि क्या वो करप्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस को लेकर क्या सोच रही है कि देखिए ये विक्टिमाइज है, इनको टारगेट किया जा रहा है, इसमें छापे मारे जा रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, या आपको लगता है कि नहीं जनता खामोशी से देख रही है कि आप बीजेपी कहां गड़बड़ कर रही है और कांग्रेस कहां गड़बड़ कर रही है? देखिए वाकई जनता खामोश है, लेकिन जनता सोई नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काफी पहले कह चुके थे कि यहाँ पे ईडी जो है छत्तीसगढ़ में देख लेना विधानसभा चुनाव करके जाएगी। और ये सवाल यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से भी मीडिया करते रहा और लोगों से भी करते रहा, और निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपने जो है हमारे साथी लोगों से आपने सवाल किया, तो एक उसमें बहुत मुख्यमंत्री जी ने काफी पते की बात कही है कि जो कोल ब्लॉक वाले मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जिनके नाम उन्होंने बताए हैं, तो उनको लेके ईडी क्यों कदम नहीं बढ़ा रही है? फिर वहां दिल्ली मीडिया में लगातार सवाल भी हुआ कि उनके नाम बता दें, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं नाम बता भी दूं लेकिन छपेगा नहीं और वो दिखेगा नहीं। ये मतलब बार बार वहां पे चीजें रिपीट हुई है। और फिर आज के जो है वहां पे जो दिल्ली की पीसी में ये भी उल्लेख आया, नान घोटाले का भी उल्लेख आया, और उसका झीरम घाटी के मामले का भी उल्लेख आया।
तो कुल मिला के जो है मुख्यमंत्री जी की बात जो आपने पब्लिक को लेकर सवाल किया है, तो अपने अपने ढंग से अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी बात को रख रही है तो इधर जो है सरकार भी अपने स्तर पर बहुत मुस्तैदी से रख रही है। फिर मुख्यमंत्री जी के सलाहकार विनोद वर्मा जी आज पीसी लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, तो उसमें बहुत सारी बात सामने आई। उन्होंने कहा कि आज जो है जो कल जो मेरे यहाँ छापा पड़ा तो उसमें कुछ मिला नहीं, यहाँ तक कि जो बेटे की शादी के जो उपहार के लिफाफे आए थे उसको तक के खंगाल डाले, कोई वो नहीं। फिर उन्होंने एक बात ये भी कही कि सत्य है कि असत्य मैं इस पे नहीं जाऊंगा। बात उन्होंने ये कही कि वहां पे ईडी वाले जो है उनसे ये कह रहे थे कि आप तो जानते हैं सर कि सच्चाई क्या है। और विनोद वर्मा जी का ये कहना था कि ये 4-5 बार जो है ईडी से जुड़े हुए लोगों ने रिपीट किया कि आप तो जानते हैं सच्चाई क्या है। खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो विनोद वर्मा जी का अपना मत था, लेकिन आप ये देखिए कि एक विनोद वर्मा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में होती है और आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुख्यमंत्री जी की दिल्ली में होती है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि कहीं ना कहीं जो है ईडी का जो है बहुत ज्यादा प्रेशर इस सरकार पर है और सरकार से जुड़े हुए लोगों पर है। तो ये एक तरह से एक ऐसी कार्रवाई हो रही है कि अगर कॉन्क्रीट कुछ निकाल करके ईडी ला करके दे देती है, कोर्ट में प्रूफ कर देती है, अभी तक जो करती आई है तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो ये पूरा मामला बैकफायर भी कर सकता है पॉलिटिकल तौर पर। भले इसका कनेक्शन हो ना हो, पर कई बार होता है ना कि कनेक्शन हो ना हो, कुछ चीजें होती हैं और उनका पॉलिटिकली नुकसान हो जाता है। इसलिए अब ये देखा जाएगा, दिलचस्प होता जा रहा है मामला कि कौन सही है कौन गलत। छत्तीसगढ़ की जनता की अदालत तय करेगी कि किसने लूटा है, किसने बेवजह टारगेट किया है, और यह कानून की अदालत तय करेगी। पर फिलहाल ये लग रहा है कि ये महाभारत लंबी चलेगी। शुक्रिया करूंगा अनिरुद्ध दुबे जी का, नितिन भंसाली जी का, रंजीश सिंह जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।